हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में अभी तक हम लोग 29 लेक्चर यहाँ पर पढ़ चुके हैं। 29 लेक्चर में हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। तो आई होप कि वो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। आज वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे औद्योगिक नीति की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला भी है, इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो औद्योगिक नीति, जो पहली औद्योगिक नीति भारत में आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वहां से शुरू करेंगे हम लोग और इसको पूरा वर्तमान तक लेकर आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें आज़ादी के टाइम की, तो 1946 की अगर हम लोग बात करें, 46 या और आगे बढ़े तो 47, तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो इस टाइम की स्थितियां क्या हैं? 1947 की स्थिति, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंग्रेजों की कॉलोनी रहे और बहुत ज़्यादा भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो लोग क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और भारत में, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ से वो क्या ले जाते थे, रॉ मटेरियल। ठीक है, और यहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स होती थी, यानी जो तैयार माल होता था, वो भारत के बाजार में ले आते थे। तो स्टूडेंट्स, इन लोगों ने क्या किया, भारत में कभी उद्योगों को पनपने नहीं दिया, है ना। यहाँ पर भारत में उद्योगों का विकास नहीं होने दिया, उद्योगों का विकास नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। तो 1947 में जब भारत आज़ाद होगा, तो भारत में कोई भी बहुत ज़्यादा उद्योगों में आपको कुछ नहीं यहाँ पर दिखेगा, कुछ खास नहीं दिखेगा इंडस्ट्री के सेक्टर में। ओके, और दूसरा, जैसे एक बात करें कि भारत में जो EIC थी, 1 मिनट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, EIC। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या किया, भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये प्राइवेट लोगों की कंपनी थी, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, और ये प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी, ये बहुत ज़्यादा भारत के संसाधनों को लूटा इसने, है ना। तो EIC ने क्या किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोषण किया। तो भारत को प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं, और ये अपने लाभ के लिए संसाधनों का शोषण कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर पर यहाँ पर भारत को विश्वास नहीं था। ठीक, और यानी प्राइवेट सेक्टर पे विश्वास नहीं है। ठीक, और देखो और क्या है, तो चूंकि भारत में इंडस्ट्री का विकास हुआ नहीं, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं, और लोगों के पास रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है। और जब इनकम नहीं है तो उनकी जो डिमांड है, वो चाहे डिमांड करेंगे ही नहीं जब उनके पास पैसा ही नहीं। क्लियर, डिमांड। और देखो, भारत एक दीनहीन स्थिति में है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, बड़ी खराब स्थिति है, ये आप देख सकते हो। ओके, इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं? ठीक, और देखो, यहाँ पर भारत में बहुत सारे रिफ्यूजी भी आ रहे हैं, शरणार्थियों की समस्या है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन स्थितियों में 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई, और 1948 में ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में लाई गई। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति, आजादी के जस्ट बाद औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो औद्योगिक नीति थी, इसमें क्या क्या बातें थी।
ये यहाँ पर हमें जाननी है। तो बिल्कुल हम इसके हिस्ट्री से देखेंगे, है ना, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वहां से देखेंगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई, ये बात आपको याद रखना है। तो इस समय जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो नेहरू और महालनोबिस, ये एक महालनोबिस नाम के एक्सपर्ट थे, तो इन लोगों ने मिलकर ये शुरू की थी पहली औद्योगिक नीति। तो इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। पहली औद्योगिक नीति को क्या बोलते हैं, नेहरू महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल भी इसको बोलते हैं भाई, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके। तो अच्छा, नेहरू की सोच क्या थी, नेहरू जी की सोच थी कि भारत में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं, और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके ही भारत को डेवलप किया जा सकता है, ये इनका मानना था, ठीक है। इनका मानना यही था कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं। तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो उसके लिए एक पहले औद्योगिक नीति बना ली जाए। तो 1948 की जो पॉलिसी है, 1948 वाली, तो इसके कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो 1948 में जो औद्योगिक नीति आई थी, इसमें इंडस्ट्री को यानी उद्योगों को 4 कैटेगरी में रखा गया है। उद्योगों को कितने कैटेगरी में रखा है, 4 कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी कौन थी, तो पहली फर्स्ट कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी जो है, ये एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ स्टेट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये, स्टेट का मतलब यहाँ पर हुआ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या है, यानी सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, सरकार की यहाँ पर मोनोपोली होगी, यानी सरकार का एकाधिकार, सरकार का एकाधिकार हो गया उद्योगों में। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको सरकार ही स्थापित करेगी, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा विश्वास है नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करना है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर ही आएगा उसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सरकार का मोनोपोली है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर सोचे कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर सरकार ही इस सेक्टर में काम करेगी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी, उसमें न्यू अंडरटेकिंग्स की बात कही गई थी। मतलब इसमें जैसे मतलब कोई कंपनी पहले से चले, जैसे मतलब कहीं पर कोई किसी सेक्टर में प्राइवेट जो है वो काम कर रहा है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि स्टील के उत्पादन में, चलो देखो, स्टील के प्रोडक्शन में मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम कर रहा है पहले से। फॉर एग्जांपल, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, स्टील और आयरन के इंडस्ट्री में ये लगी हुई है, तो पहले से ये मौजूद है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, वो ध्यान समझना, गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, किसी स्टील के उत्पादन में नई कंपनियां स्थापित कर देगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का उसमें काम कर रहा है तो हम उसमें ना जाएं, ये भी उसी में चली जाएगी, ठीक है। तो न्यू अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है, यानी नई कंपनियां बनाएगी सरकार, और ध्यान समझना, नई कंपनियां सरकार के द्वारा स्थापित की जाएंगी, सरकार के द्वारा स्थापित की जाएंगी। इसका अगर हम एग्जाम्पल दें
अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कोल, आयरन। अगर आयरन के प्रोडक्शन में, स्टील के प्रोडक्शन में अगर ये प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई जिंदल स्टील आ गई, है ना, ऐसे और भी हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि अगर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर इस क्षेत्र में अपनी एंट्री नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अगर पहले से कंपनियां लगा कर रखा है तो उसी में, मतलब उसी सेक्टर में, मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर जिसने स्टील की कंपनी लगाई, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब सरकार स्टील की कंपनी नहीं लगाएगी, सरकार भी लगाएगी, यानी नई कंपनी स्थापित करेगी। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कैटेगरी के उद्योग हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इसमें प्राइवेट भी काम करेगी और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा। क्लियर? तो तीसरा कैटेगरी यहाँ पर इंडस्ट्री का बनाया, वो प्राइवेट, वहाँ भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का अस्तित्व है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो फिर दूसरा और तीसरे में अंतर क्या हुआ? ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी उसी में काम कर रहा है, यानी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथा जो होगा, ये ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ ऐसे जो बचे हुए पार्ट हैं उनको ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं करेगी, ठीक है, तो ओनली फॉर प्राइवेट, ओनली फॉर प्राइवेट, ऐसे आप लिख सकते हो, ओनली फॉर प्राइवेट। तो आपसे बस क्वेश्चन इतना ही प्रीलिम में पूछ सकता है कि पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई, दो स्टेटमेंट बना देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन बना देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट डाल देगा कि पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई, बिल्कुल सही बात। दूसरा स्टेटमेंट डाल देगा कि इसमें उद्योगों को 4 कैटेगरी में रखा गया है, बिल्कुल सही बात, ये भी सही बात है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 कैटेगरी को भी बता सकता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज़्यादा है, बात सही है। ठीक है, तो जो पहली औद्योगिक नीति थी उसमें आपने देखा उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आएगी दूसरी औद्योगिक नीति। चलिए दूसरी औद्योगिक नीति पर बात करते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये 1956 में आई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1956 में, ये पुराना है बट ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और जब तक आप ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं समझेंगे तो आगे आप इंडस्ट्री में चीजें नहीं समझ पाओगे। तो 1956 की औद्योगिक नीति, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सुधार कर लीजिए, यहाँ हमने आपको बता दिया, अभी बताया था कि पहली जो औद्योगिक नीति थी वो नेहरू और मानलोविस मॉडल पर, वो नहीं है, सुधार कर लीजिएगा यहाँ पर, ये है सेकंड वाली, वो मुझसे धोखे से निकल गया। तो ये जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये बेसिकली नेहरू और महालनोबिस मॉडल पर है ना, महालनोबिस मॉडल, ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए। ठीक है, पहली वाली को नेहरू महालनोबिस मॉडल नहीं कहते, दूसरी वाली को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में रखा गया, पहली वाली में 4, तो उद्योगों की 3 कैटेगरी यहाँ बनाई गई। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं इसको हम यहाँ पर समझते हैं। पहली कैटेगरी, इसमें 17 उद्योग रखे गए, है ना, कितने, 17 उद्योग,
17 इंडस्ट्रीज यहाँ पर रखी गई। और ये जो 17 उद्योग जिनकी पहचान की गई, यहाँ केवल सरकारी यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही इनमें काम करेगा। यानी ये जो 17 उद्योगों की पहचान की गई, यहाँ केवल सरकारी क्षेत्र ही काम करेगा। ही काम करेगा। अब ये 17 आपको रटने नहीं है, ठीक है, कि वो 17 कौन कौन से रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये 17 उद्योग यहाँ पर केवल गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे आपका हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा जैसे रेलवे, सरकार ही काम करेगी इस पर। और जैसे आपका टेलीफोन इंडस्ट्री, फोन वगैरह, ये सरकार ही इसमें काम करेगी। यानी 17 ऐसे उद्योग पहचाने गए जिस पर केवल और केवल सरकार ही काम करेगी। ठीक है। दूसरी कैटेगरी, इसमें 12 उद्योगों की पहचान की गई। कितने? 12 उद्योगों की पहचान की गई, जहां पर सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब सरकार प्राथमिक रूप से काम करेगा, है ना। यानी प्राथमिकता तो सरकार को होगी इनमें। प्राथमिकता यानी प्राथमिकता सरकार को। और सप्लीमेंट्री के रूप में यानी सहायक के रूप में प्राइवेट सेक्टर होगा। सहायक के रूप में प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है। और अब जैसे यहाँ पर फिर वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सेल का एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो स्टील बनाने के लिए प्रियोरिटी तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ही है। ठीक है। लेकिन स्टील बनाने के काम में टाटा भी आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी इसको किसे मिलेगी? सरकार को। जिंदल स्टील भी इसी में आ सकती, प्राइवेट वाली। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिकता तो सरकार को मिलेगी, है ना। इंडस्ट्री को सेटअप वगैरह करेगी सरकार ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी यहाँ पर होगी, सप्लीमेंट्री के रूप में, सहायक के रूप में। क्लियर? अब देखो, एक तीसरा रिमेनिंग, इतने जो 17 और 12 उद्योग हटा दीजिए। इसके बाद ये 17 और 12 के अलावा जो भी उद्योग होंगे उनको कहेंगे शेष बचे हुए, यानी रिमेनिंग। जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कौन काम करेगा? वहां पर काम करेगा गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। तो ये बाकी जो रिमेनिंग इंडस्ट्री है वहां पर कौन काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सरकार यहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर इंडस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे दूसरी औद्योगिक नीति में। ठीक है। तो इसमें दूसरी औद्योगिक नीति में एक बात और कही गई, बहुत ध्यान से समझना आप। दूसरी जो औद्योगिक नीति है उसमें एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, ये कहा गया ऐसे उद्योग जो बुनियादी हो, ठीक है, रणनीतिक महत्व क्यों हो, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो उनका, रणनीतिक महत्व की हो, और जनता के लिए अनिवार्य हो। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाता हो जो जहाँ जनता के लिए बहुत जरूरी हो, यानी मतलब उसके बिना जनता का काम ना चलता हो, है ना। तो जनता के लिए अनिवार्य
तो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगी, यहाँ केवल गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगी। ये बात यहाँ पर दूसरी औद्योगिक नीति में कहा गया। ऐसे उद्योग जो बेसिक है ना, मतलब बेसिक नीड वाली वस्तुएं बनाते हो। रणनीतिक महत्व को, रणनीतिक महत्व का मतलब जैसे रक्षा उपकरण बनाने वाली ना, रक्षा उपकरण बनाने वाली, जो रक्षा उपकरण का जो क्षेत्र है, डिफेंस वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो उसको रणनीतिक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस कहते हैं। और जनता के लिए अनिवार्य, जनता के लिए अनिवार्य काम सरकार ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर को तो लाभ चाहिए, है ना। तो ये जो 3 ऐसे उद्योग हैं, वो केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही उन्हें स्टैब्लिश करेगी, वही सेटअप करेगी, ठीक है। और जो दूसरी औद्योगिक नीति है उसमें एक बात और कही गई, जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, जो ग्रामीण उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, ये जो ग्रामीण उद्योग है, ग्रामीण विलेज इंडस्ट्री, ग्रामीण उद्योग, यानी इसको हम लोग MSME भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इस पर फोकस किया गया, द्वितीय औद्योगिक नीति में पर फोकस किया गया, यानी बल दिया गया, फोकस किया गया, ठीक है। तो ये दूसरी औद्योगिक नीति के आपने देखे कुछ पॉइंट। हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस रही हैं। दूसरी जो औद्योगिक नीति है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसको देख लेते हैं। क्या इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, देखो अब देख रहे हैं इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, पहली ड्रॉबैक तो यही है, ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि कोई भी उद्योग है उसमें पब्लिक सेक्टर ही काम करेगी, है ना। अभी तक आपने तो यही देखा, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी आई, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, ठीक है। तो दूसरी जो औद्योगिक नीति थी उसमें 250 के आसपास केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित उद्योग थे, केंद्र सरकार के, और प्लस 2000 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के थे। इसका मतलब है कि ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र की कितनी सारी कंपनियां थी, है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर लगभग 2200-2300 कंपनियां यहाँ पर PSUs काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनको कहते हैं, PSUs, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाले, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, तो इससे जानते हो क्या होगा, तो इस पर ओवरबर्डन हो गया स्टेट पर, यानी द गवर्नमेंट वाज ओवरबर्डन, द गवर्नमेंट वाज ओवर बर्डन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया गवर्नमेंट पर। तो वैसे गवर्नमेंट का काम क्या है, शासन चलाना, इसका काम है शासन चलाना। ये कंपनियां स्थापित करना, प्रोडक्शन करना, तो ये बनिया लोगों का काम है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम था शासन चलाना, और वो स्थापित करने में लगी है कंपनी, बात समझो ध्यान से। तो वो कंपनियां स्थापित करने में लगी है, कंपनियां स्थापित कर रही है, तो गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो भटक रहा है, वो कंपनी लगाने में भटक रहा है, जबकि अपना काम वो सही से कर नहीं पा रही। जो मेन काम है उसका ये शासन करना, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना, किसकी क्या नीड्स हैं, है ना, विकास का काम कहाँ हुआ है, कहाँ होना है,
कहाँ सड़क बननी है, कहाँ रेल मार्ग बनना है, ये सब चीजें देखना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है ना। देश में अगर खाद्य यानी फूड की समस्या है उसे देखना है, ठीक है। लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, फूड की समस्या है ना, कल्याणकारी योजनाएं, ये सब काम है सरकार का, कल्याणकारी योजनाएं। तो ये सरकार का काम है, लेकिन सरकार करने में क्या लगी है? कंपनियां स्थापित कर रही है, 250 कंपनियां केंद्र सरकार की, 2000 से अधिक कंपनियां राज्य सरकार की। तो ये कंपनियां स्थापित करने में लगी, और कंपनियां स्थापित करने में बहुत सारे धन की जरूरत होती है ना, धन की जरूरत। और उस टाइम, जिस टाइम का हम ये पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरी औद्योगिक नीति जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं 1956 की। तो इस समय भारत में 1956 का दौर है। तो 1956 में तो बहुत ज्यादा पैसा है नहीं। एक तो धन की कमी, धन की कमी, और दूसरी तरफ धन की जरूरत है। तो उस टाइम पर ये ज्यादा पैसा लगा दिया कंपनी स्थापित करने में सरकार ने, कंपनी स्थापित करने में सरकार ने लगा दिया। अब यहां पर ध्यान समझना, कंपनी स्थापित करने में अधिक इन्वेस्टमेंट हो गया, अधिक इन्वेस्ट हुआ, जबकि धन की कमी है उस दौर में। आज की भारत और उस समय भारत में अंतर है। तो इससे क्या हुआ, सरकार का अधिकतम पैसा लग गया कंपनी स्थापित करने में। तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कैसे चलेंगी? ये तो चल नहीं पाएंगी। सड़कें कैसे बनेंगी, है ना, सड़क, ठीक है, बिजली, ठीक, और भी जो मतलब इस टाइप की हैं जो जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, तो उधर सरकार का ध्यान नहीं जा पाएगा। यानी शासन व्यवस्था में ध्यान सही से सरकार का नहीं जा, यानी कल्याणकारी योजनाओं में खर्च नहीं हो पाएगा। भारी उद्योगों की स्थापना में खर्च हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक मानी जाती है सरकार की। तो इस आधार पर आलोचना भी की जाती है कि उस समय भारत आजाद हुआ, भारत की स्थिति खराब थी, सरकार ने अधिकांश पैसा लगा दिया इंडस्ट्री में, तो भारत में कल्याणकारी योजनाएं कैसे संचालित हो गई। बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा, है ना, उनका कल्याण कौन करेगा। सरकार अपने मार्ग से भटक गई। तो ऐसा कहा जाता है, आलोचना की जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना। बट ऐसा नहीं है कि उद्योग स्थापित करना सब बेकार है, ये तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा आज मिल रहा है, आज की डेट में आज इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए उसका फायदा मिल रहा है ना। अब देखते हैं कि अगर उस समय ये बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे होते तो जैसे आज स्टील उत्पादन में हम सेकंड स्थान पर हैं, तो ये, है ना, जैसे सेल जैसी कंपनियां बनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्हीं सब की देन है जो आज स्टील के प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर आ गए। तो और जब उद्योग स्थापित हुए तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आलोचना ही आलोचना करनी है, ठीक है, उसके फायदे भी हैं। हर एक काम के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव तो निगेटिव, या एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इस बात को याद रखना है। अब लोग बढ़ते हैं तीसरी औद्योगिक नीति की तरफ। तो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, थर्ड तीसरी औद्योगिक नीति की तरफ बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसकी तरफ आते हैं। तो ये जो तीसरी औद्योगिक नीति थी, ये 2 फरवरी 1973 को ये आई थी, ठीक है। और इस समय इंदिरा गांधी का समय था, इंदिरा गांधी का समय था, और इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी से
जीत कराई थी और अपनी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, शक्तिशाली सरकार बनाई इंदिरा गांधी ने। अब इसी दौर में जानते हो क्या हो रहा है? इसी दौर में भारत में गरीबी भी काफी ज्यादा है। तो इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है ये। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? नारा दिया, यही वो दौर है। तो अब गरीबी हटेगी कैसे? क्या बड़े बड़े उद्योग गरीबी कम कर सकते हैं? बड़े उद्योग गरीबी हटा सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है। क्या बड़े उद्योग गरीबी हटा सकते हैं? तो याद रखिएगा, बड़े उद्योग गरीबी नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। तो ये बड़े उद्योग तो गरीबी हटा नहीं पाएंगे। तो फिर कौन हटाएगा? तो गरीबी हमेशा एमएसएमई से हटती है, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस। जिस इसमें हम कुटीर उद्योग भी ले सकते हैं। कुटीर उद्योग, अब गांव की गरीबी खत्म करनी है तो वहां पर कुटीर उद्योग लगा दीजिए, गांव में सभी को काम मिलेगा। अब सोचो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से गरीबी दूर होगी, गांव के लोगों को काम मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इससे गांव की गरीबी दूर हो सकती है। तो याद रखिएगा कि गरीबी को अगर हटाना है तो एमएसएमई यानी कुटीर उद्योग को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी चूंकि गरीबी हटाओ का नारा दे चुकी, तो इसी समय जो औद्योगिक नीति आई वो इस गरीबी को हटाने के लिए एमएसएमई पर फोकस करेगी। तो जो तीसरी औद्योगिक नीति है उसमें किस पर फोकस किया जाएगा? एमएसएमई, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस पर। ठीक है, तो और देखो यहाँ पर काम क्या किया गया। अच्छा, भारत में हरित क्रांति अब तक हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 1973 की। इसके पहले औद्योगिक वो हरित क्रांति हो चुकी थी। तो हरित क्रांति से हम क्या हुआ था, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, पहली वाली। तो हरित क्रांति का क्या रिजल्ट हुआ? हम खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज्यादा करने लगे, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। तो जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा तो हमें और ज्यादा कृषि को अच्छे से करना पड़ेगा। तो कृषि को और अच्छे से करना पड़ेगा, अगले पेज पे आते हैं। तो कृषि को और अच्छे से अगर करना है तो कृषि के लिए क्या चाहिए? मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेसर, है ना, जुताई के लिए एडवांस हल, तो ये चाहिए, मशीनें चाहिए। ठीक है, और दूसरा, कृषि में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रो प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे फूड प्रोसेसिंग करें। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये स्मॉल इंडस्ट्री में आता है, कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और मशीनें कहाँ बनेंगी? बड़े उद्योगों में। ठीक है, तो बड़े उद्योग भी चलें और छोटे उद्योग भी चलें, फूड प्रोसेसिंग टाइप भी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन काफी हो रहा है, इसी से फूड प्रोसेसिंग शुरू कर दें। इट मीन्स हम एमएसएमई की तरफ भी जाएं। ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति देखी, दूसरी औद्योगिक नीति। अब तीसरी औद्योगिक नीति में आपको एमएसएमई यहाँ पर इस पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दे चुकी, और गरीबी तभी हटेगी जब हम जिस एरिया में गरीब लोग रहते हैं उसी एरिया में छोटा उद्योग लगा दिया जाए, यानी कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी जाए, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी धीरे धीरे खत्म होगी। तो तीसरी जो औद्योगिक नीति थी उसमें कृषि और उद्योग को जोड़ने का बेहतरीन प्रयास किया गया। तो कृषि और उद्योग को जोड़ने का प्रयास किया गया।
जोड़ने का प्रयास किया गया। देख रहे हो, कृषि में मशीनें लाई जाएं और मशीनें बनाने के लिए उद्योग लगाया जाए, है ना। और कृषि में जो प्रोडक्शन बढ़े उससे फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री लगाई जाए। तो कृषि और उद्योग को आपस में कंबाइन करने का बेहतरीन प्रयास किया गया तीसरी औद्योगिक नीति में। ठीक है। और देखो, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, उद्योग में ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए, है ना, उद्योग में ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। ठीक है। बढ़ावा दे सके। ठीक है। जैसे मान लो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस किया गया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग बात करें पापड़, जो पापड़ होता है इसको कोई बड़े उद्योगों में नहीं बनेगा, ये छोटे छोटे इसके उद्योग बनाए जाएंगे। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बड़े उद्योगों में नहीं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। जैसे पापड़ हो गया, है ना, बीड़ी हो गया, बीड़ी। ठीक, तो कहा गया बीड़ी कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाएगी, ठीक है, स्थानीय स्तर के लोग ही इसे बनाएंगे, यानी ये कुटीर उद्योग में आएगा। कुटीर उद्योग। ठीक है। पापड़ ये किसमें आएगा? कुटीर उद्योग में। जैसे आपने देखा होगा लिज्जत पापड़, है ना, ये छोटा सा उद्योग कुछ महिलाओं ने शुरू किया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक खास विशेषता है ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तीसरी औद्योगिक नीति में लगभग 500 ऐसे प्रोडक्ट थे, 500 ऐसे 500 ऐसे प्रोडक्ट थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किए गए। 500 प्रोडक्ट जो किसको रिजर्व कर दिए गए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये रिजर्व किए गए। ठीक है। तो अब देख रहे हो कि तीसरी औद्योगिक नीति में कितने सारे प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया गया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो हो और गरीबी हट जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का नारा था। इसके साथ साथ स्मॉल के साथ साथ स्मॉल में भी और स्मॉल, इसको माइक्रो, माइक्रो के नीचे भी जाए, टीनी, बहुत छोटे, तो टीनी इंडस्ट्री को भी फोकस किया गया कि जितना उद्योग ये छोटा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा स्थानीय स्तर की गरीबी को ये दूर करेगा। तो टीनी इंडस्ट्री पर भी फोकस किया गया। और देखो यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। ठीक है, तीसरी औद्योगिक नीति में कॉटन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई, संरक्षण देने की बात कही गई। ठीक। और कृषि उत्पादों का प्राइस कंट्रोल करने पर बात कही गई। एग्रो प्रोडक्ट, कृषि उत्पादों के प्राइस कंट्रोल करने की बात कही गई, है ना। तो ये थी अभी तक की 3 औद्योगिक नीति। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।
तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में। बाय बाय।